जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी अगर हिंदी मीडियम का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 का, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर एक मंगलवार रात 8 बजे, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे आता है। क्लियर है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धारा विद्युत का लेक्चर 3। 2 लेक्चर हो चुका है, देखने के लिए पहले का वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम कोर्स मेरा ज्वाइन करें, जो हम क्लास से पढ़ाते हैं, ये तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, लेकिन आप क्लास वाला अगर रिकॉर्डिंग चाहते हैं या फिर लाइव क्लास चाहते हैं, तो आपको करना है क्या, SRD क्लासेस डाउनलोड करना है। ठीक है, इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबका कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है बाबू, उसका नाम है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। और याद रखिएगा, ये जो ओम का नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओम का नियम जो है हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोले तो VBI है। क्या है? VBI। तो ओम का नियम क्या है, समझिए जरा ध्यान से। आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी समझना है, थोड़ा ध्यान समझो। जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं, तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर है? यानी विभवांतर आरोपित करेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो आपको पता होगा। तो डेफिनेट है, विभवांतर आरोपित करने के बाद ही धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब ये है कि विभवांतर और धारा के बीच कुछ न कुछ जरूर संबंध है। तो इसी संबंध को जानने के लिए ओम ने एक प्रयोग किया और उसी से एक नियम निकाला, जिसको कहते हैं ओम का नियम। क्लियर है? तो ओम ने क्या किया, एक चालक लिया, इस चालक के सिरों के मध्य एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर एक एमीटर जोड़ दिया ताकि ये पता कर सके करंट कितना चल रहा है, और चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया ताकि पता कर सके विभवांतर कितना है। याद रखिएगा, इस वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर को मापना, और इसका काम है क्या, किसको, धारा को मापना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ठीक है, टर्मिनल है, और इस बैटरी का विभवांतर कितना भी है, कितना है भी। जब सर्किट ऑन किया गया, मान लो इसमें धारा का प्रवाह कितना हुआ, I हुआ। कितना हुआ, I। तो देखा गया, ओम ने पाया क्या, कि जब भौतिक स्थिति नियत रखा जाता था। भौतिक स्थिति मतलब समझिए, जैसे टेम्परेचर वो नहीं चेंज करें, ये जो लेंथ है कंडक्टर का वो चेंज नहीं करें, ये जो एरिया है ये सब चेंज नहीं करें, यानी ये सब कहलाता है भौतिक स्थिति। क्या कहता है? भौतिक स्थिति। अगर इसको नहीं बदला जाता है, ध्यान समझिए क्या क्या बोल रहे हैं, इसका लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब अगर नहीं बदलेंगे, यानी जो भौतिक स्थिति है उसको नियत रखेंगे। क्या रखेंगे? नियत। तब क्या उन्होंने पाया कि जब विभवांतर बढ़ाता था, यानी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बढ़ाता था, तो जो धारा इसमें प्रवाहित होता था उसका भी मान बढ़ता था। यानी उन्होंने पाया भी समानुपाती I, लेकिन शर्त था कि ये भी समानुपाती I तब होता था जब भौतिक स्थिति क्या होता था, नियत। इसीलिए ये जो है ओम ने दिया था, इसीलिए इसको कहते हैं ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो ओम का क्या कहना, फिर समझिए, नियत भौतिक स्थिति पर। कौन? नियत भौतिक स्थिति, यानी ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब कुछ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तब याद रखना, नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, और विभवांतर का मान घटाएंगे धारा का मान भी घटेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। बोल रहा, ओम के नियम के अनुसार नियत भौतिक स्थिति, नियत भौतिक स्थिति मतलब ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, दाब इत्यादि, ये सब क्या रखना, नियत रखना, ये सब बदलना नहीं है। ठीक है, पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। क्लियर है? यानी अगर हम बोलें इसको, यानी क्या समझे, तो हम लोग समझे भी समानुपाती I। क्लियर है? और आपको पता होगा कि ये समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हम बराबर का चिन्ह लाएंगे तो डेफिनेट कोई न कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो R आता है। क्या आता है? R इंटू क्या हो जाएगा, I। तो बोलिएगा सर यहाँ R ही क्यों लिया गया? R का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब इस तार का प्रतिरोध। क्लियर है? ये जो चालक है उसका प्रतिरोध। क्लियर है? तो याद रखना, जो नियतांक है वो नियतांक के रूप में आता था चालक का प्रतिरोध। क्लियर है? तो ये जो निकला, ये फॉर्मूला निकल गया ओम के नियम का, V = R × I। लिख देते हैं, जहां
ये जो R है, ये R क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो याद रहेगा। तो ये था आपका ओम का नियम, सिंपल सा, आसान सा। ठीक है, तो ये है। वैसे तो हम इसका आपको ग्राफ भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में जाएंगे, इसको प्रूव भी कराएंगे, लेकिन आगे प्रूव है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बाद। तो हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरोध। ये जो समानुपाती नियतांक लगाए हम प्रतिरोध, ये प्रतिरोध क्या होता है समझते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखा जाए। हम लोग का हेडिंग है, देखिए, प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब बोलिएगा सर ये क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल सा, ओम ने पाया कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह वो करता था, तो वो देखता था, उसको अनुमान ही लगाता था कि जैसे मान लो इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो भाई देखता था क्या, जो 2 एम्पियर है वो 2 एम्पियर नहीं चलता था, उससे थोड़ा कम चलता था। और अलग अलग चालक में अलग अलग धारा का मान चलता था। यानी डेफिनेट है, किसी तार में, जैसे हम इमेजिन करो एक एल्युमिनियम का लिए, किसमें? एल्युमिनियम का। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए, जैसे उन्होंने पाया क्या ओम ने, जैसे मान लो एक एल्युमिनियम का वायर लिया, किसका? एल्युमिनियम का। और इमेजिन करो एक वायर ले लिया सेम टू सेम, मान लो डायमेंशन सेम लिया गया, मतलब लंबाई भी समान, क्षेत्रफल भी समान, सब कुछ समान, लेकिन मान लो ये लोहा का ले लिया, आयरन का। क्लियर है? और क्या किया, इसके सिरों के मध्य बैटरी जोड़ा। ठीक है, इमेजिन करो 10 वोल्ट, विभवांतर कितना था? 10 वोल्ट। और इसके सिरों के मध्य भी जो बैटरी जोड़ा, उसका भी विभवांतर 10 वोल्ट। क्लियर है? यानी लंबाई दोनों समान है, क्षेत्रफल भी समान है, और विभवांतर जो आरोपित किए वो भी समान है। सिर्फ अंतर क्या है? एल्युमिनियम का है, या आयरन का है, लोहा का है। तो क्या पाया इसमें, इमेजिन करो अगर करंट चल रहा था 2 एम्पियर, तो इसमें देखा जो करंट चला वो 2 एम्पियर से कम चला। इमेजिन करो चलो 1 एम्पियर चला। कितना चला? 1 एम्पियर। तो उन्होंने पाया कि अलग अलग पदार्थ में जो धारा का मान है वो अलग अलग होता है। यानी हो क्या रहा होगा, यहां पर ये जो हम आयरन का लिए, यानी लोहा का लिए, सिंपल सा, तो इसमें देखो, इसमें भी विभवांतर 10 वोल्ट ही आरोपित की, लेकिन धारा का मान क्या हो गया? घट गया। तो घटाया कौन? प्रतिरोध घटाया। तो इसीलिए ओम ने कहा कि हर एक चालक का एक गुण होता है, हर एक चालक का एक गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है, धारा का विरोध, और उसी को कहते हैं प्रतिरोध। और हर एक चालक का अपना अपना होता है, जैसे हर एक पदार्थ का, जैसे एल्युमिनियम का थोड़ा कम होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा विरोध करता है इसीलिए धारा का मान घट जाता है, थोड़ा कम विरोध करता है इसीलिए थोड़ा कम घटता है। ठीक है, एक्चुअल में 2 एम्पियर जो चल रहा है इतना नहीं, इससे ज्यादा चलना चाहिए। क्लियर है? यही अगर एल्युमिनियम की जगह आप चांदी ले लीजिएगा तो फिर ज्यादा चलने लगेगा। क्लियर है? आप जानते भी होंगे सबसे कम प्रतिरोध चांदी का ही माना जाता है चालक में, इसीलिए सबसे बढ़िया चालक क्या होता है? चांदी। क्लियर है? यानी कोई भी ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही दोनों लीजिए, कोई भी आप ले लो चालक, तो उसमें जब धारा का प्रवाह होगा तो वो चालक का एक गुण होता है जो उसको क्या करता है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। उसी गुण को हम प्रतिरोध का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। देखिए डेफिनेशन, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित की जाती है। किसके द्वारा? R के द्वारा। क्लियर है? तो ये तो था प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर बात करें प्रतिरोध का फॉर्मूला का, तो ध्यान से देखो, अभी ओम के नियम से पता चला V = R × I। तो R = R जो ये प्रतिरोध है, तो R = क्या हो जाएगा? V/I। I को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? V/I। तो चलिए देखते हैं। तो यानी हमारा निकल गया फॉर्मूला R = V/I। क्लियर है? तो ये जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला है, किसका? ओम के नियम, सॉरी प्रतिरोध का। क्लियर है? इसका अगर मात्रक देखा जाए, SI मात्रक, तो देखिए SI मात्रक क्या है? बहुत ही आसान सा है। ठीक है, इसका SI मात्रक ले रहे हैं। तो बाबू विभवांतर है, भी मतलब क्या? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, बाय इस धारा का मात्रक है एम्पियर, तो इसका एक्चुअल मात्रक हुआ वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हुआ? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन चूंकि इसके बारे में ओम ने बताया था, इसीलिए ओम के सम्मान में बोला गया कि आज से वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं बोल के, या मतलब इसका एक दूसरा मात्रक भी दे सकते हैं, क्या? ओम। याद रखिए, क्या? ओम। इसको कहते हैं ओम, ये ओम का संकेत है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका ज्यादा फेमस जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्लियर है? ओम। ठीक है? या बोलिएगा सर और भी होता है क्या? हाँ होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो बाबू क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। बोलो है क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। याद करो वोल्ट को हम लिखते हैं, याद करो जूल पर कूलम, पता होगा वोल्ट को क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम इनटू ये हो गया प्रति एम्पियर। जूल को अगर तोड़ें तो जूल को लिखते हैं हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। इनटू कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड, लेकिन पर कूलम है यानी पर एम्पियर पर सेकेंड इनटू पर एम्पियर। तो यहां से और सॉल्व करें तो केजी मीटर स्क्वायर, एस पर पावर -2 -1 कितना हो गया, -3, और ए पर पावर -1 क्या हो गया, -2, क्लियर है। यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये भी जो है एक मात्रक आया किसका, ओम, ये प्रतिरोध का। तो चलिए हम लिख लेते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, क्लियर है। अगर हम इसका विमीय सूत्र का बात करें, कौन सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो देखिए इसका विमीय सूत्र क्या है, केजी है, केजी का होता है एम, मीटर का होता है एल, तो मीटर स्क्वायर था तो एल स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड का होता है टी, तो टी पर पावर कितना -3, और एम्पियर का ए या इसके जगह आई भी लिख सकते हैं, इस पर पावर -2, और जब भी विमीय सूत्र लिखते हैं उसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेर देना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये मात्रक हो गया, और ये विमीय सूत्र, और ये डेफिनेशन प्रतिरोध का क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम लोग जानते हैं प्रतिरोध आखिर क्यों उत्पन्न होता है, उसका कारण समझते हैं, आखिर प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग का जो हेडिंग है वो है प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण, प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण, यानी प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है उस कारण को हम लोग जानने वाले हैं, क्लियर है। तो अगर बात करें प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण का, तो समझो, सबसे पहले ये समझो प्रतिरोध का काम क्या है। तब बोलिएगा सर प्रतिरोध का काम है धारा का विरोध करना, यानी धारा का मान को घटाना। अब ये घट कैसे सकता है, यानी घटता कैसे, वो अगर पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझिएगा। इमेजिन कीजिए एक चालक है, ये क्या है, चालक है, और इस चालक को हम क्या किए हैं, एक बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए हैं, बैटरी से। और इसमें जो है ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दिख रहा आपको। अब जो है इसी तरह सेम टू सेम एक और चालक लेते हैं, ठीक है, सेम चालक, मतलब थोड़ा सा लंबाई हो सकता है देखने में छोटा अलग है, लेकिन मान लो हम सेम लिए, क्लियर है। और इसको भी बैटरी से जोड़े हैं, याद रखिएगा। और इस बैटरी का भी विभवांतर और इसका दोनों समान है, इसका भी विभवांतर भी है तो इसका भी है। तो डेफिनेट है ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो चालक है, इसमें भी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है। अब देखो होगा क्या, इमेजिन करना ध्यान से। आपको पता होना चाहिए जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो होता क्या है, ये धनात्मक सिरा है बैटरी का, ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक तो यहाँ भी धनात्मक आ जाता है, और ये ऋणात्मक तो यहाँ भी ऋणात्मक, यानी ये हो जाता है उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल, ये हो जाता है लो पोटेंशियल निम्न विभव, क्लियर है, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलने का, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बेचारी, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू कर देती है, क्लियर है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। और अगर इसको देखें तो यहाँ भी सेम टू सेम अप्लाई कर लो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हो गया आपका कौन, हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। और आपका पता है इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है, यानी इधर से इधर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसी कारण उसके उल्टा दिशा में यानी विपरीत दिशा में इधर से आपका धारा का प्रवाह होता है, क्लियर है, ध्यान से देखिए। तो बोलिए सर इतना डिटेल में गए हैं लेकिन प्रतिरोध के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। जी हाँ, अभी तक तो नहीं बताएं, लेकिन अब बताने वाले प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है। एक सिंपल सा समझना जरा ध्यान से, हम जो बताना चाह रहे थे, ठीक, इमेजिन करो इस चालक में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलता है तो डेफिनेट यहाँ आवेश का प्रवाह होता है, किसका, आवेश का। तो आवेश का प्रवाह का जो दर होता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसीलिए आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, याद करो, I = कितना, Q/T, Q/T, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर हम बात करें एक सिंपल सा बात, ध्यान समझना, इमेजिन करो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, और मान लो इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर नहीं हो रहा है, कॉलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है, जरा सा भी टक्कर नहीं हो रहा है।
तो मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश का जो प्रवाह है वो 2 कूलम है। कितना है? 2 कूलम। समझना, यानी जो आवेश चल रहा है वो कितना चल रहा है? 2 कूलम। ध्यान समझना, हम जो ले रहे हैं डाटा ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, आवेश कितना ले रहे हैं? 2 कूलम। और मान लो यहां से यहां जो चल रहा है, यहां से यहां चलने में इसमें टक्कर जरा सा भी नहीं हो रहा है, टक्कर नहीं हो रहा है। तो बोलो बिना टकराए हुए अगर यहां से यहां चल रहा है तो मान लो ये 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जा रहा है, यानी प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में, यानी टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। क्लियर है? अब यहां इस डाटा को देखना, इस चालक में ध्यान से देखना। इमेजिन करो यहां पर भी 2 कूलम ही आवेश चल रहा है, यानी आवेश यहां पर भी कितना? 2 कूलम। ठीक है, कितना? 2 कूलम। लेकिन इमेजिन करो यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसके बीच टक्कर हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोलिजन, टक्कर हो रहा है। अब इमेजिन करो इधर से इधर जब चलेगा इलेक्ट्रॉन, वो टकरा रहा है, तो बताओ जी अगर इसमें बिना टकराए यहां से यहां आ रहा तो 1 सेकंड में पहुंच रहा, तो बताओ इसमें टक्कर हो रहा तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलिएगा सर टक्कर हो रहा थोड़ा लेट लगेगा सर, क्योंकि टक्कर हो रहा, टकराते हुए जा रहा है। तो बाबू यहां पर जो है थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इमेजिन करो यहां पर टाइम लग गया 2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, जब बिना टकराए गया तो 1 सेकंड में चला, जब टकराते हुए गया तो कितना? 2 सेकंड में चला, लेकिन आवेश वही चला है 2 कूलम। चलो अब धारा निकालो। ठीक है, तुम ही लोग बताओ, I इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो यहां क्यू बाई टी अगर करेंगे, इस वाला हम करेंगे, तो बोलो I का वैल्यू रखो जरा ध्यान से, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू कितना? 2, टाइम कितना? 1। तो इमेजिन करो कितना निकला? 2 एम्पियर निकला। अब यहां रखते हैं इस चालक के लिए I बराबर कितना होता है बाबू? क्यू बाई टी। तो बोलो क्यू का वैल्यू कितना? 2 कूलम, टाइम भी कितना? 2 सेकेंड। सॉल्व करो, निकला कितना? 1 एम्पियर। जरा गौर से देखना, यहां करंट कितना निकला? 2 एम्पियर, लेकिन यहां देखो कितना निकला? 1 एम्पियर। क्या कुछ हुआ? देखो ना आवेश बदला है, ठीक है, ना बैटरी बदले हैं, ना चालक बदले हैं, कुछ नहीं बदले, सिर्फ क्या बदला? समय। समय बढ़ गया तो देखो धारा का मान घट गया। और समय क्यों बढ़ा? टक्कर के कारण। अगर टक्कर नहीं होता तो क्या समय बढ़ता? ज्यादा समय लेता? नहीं लेता। तो बोलो क्या करंट घटता? नहीं घटता। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन अगर नहीं टकराता तो धारा का मान नहीं बढ़ता, तो सॉरी धारा का मान नहीं घटता। क्लियर है? यानी एक चीज पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के बीच जो होने वाला टक्कर है वो टक्कर क्या कर दे रहा है? करंट को घटा दे रहा है। और जो करंट को घटाने वाला होता है उसी को तो हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर बाबू अगर टक्कर होगा तो धारा का मान घटेगा, यानी टक्कर होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। सिंपल सा बोल सकते हैं। तो याद रखिए, चालक में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन जब टकराता है एक दूसरे से तो उसी टक्कर के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्लियर है? इतना समझा है? समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा। चलो भूल जाओ, मान लो हमको कुछ नहीं पता, लो सब डिलीट, सब साफ, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक चीज पता रखना है, ठीक है? इतना समझाने तो समझाए, लेकिन आपको उतना दिमाग में नहीं रखना। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना है कि बाबू इलेक्ट्रॉन के बीच होगा टक्कर तो उसी टक्कर के कारण उत्पन्न होगा प्रतिरोध। क्लियर है? तो अगर कोई पूछ दे प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है तो उसका सिंपल सा आपका जवाब होगा क्या? कि सर इलेक्ट्रॉन जब टकराता है उसी टकराने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अगर ज्यादा टक्कर होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, टक्कर कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण क्या लिखा है? किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्कर के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होती है। क्लियर है? सब क्लियर हो गया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला दिन हम इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है? थैंक यू।